हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इसका ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम फिर से लेकर आ गए हैं क्लास 12 फिजिक्स। और फिजिक्स का हम दो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो है अपवर्तनांक और दूसरा है हमारा प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। तो अपवर्तनांक क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, अपवर्तनांक के प्रकार क्या होते हैं, इन सभी पर हम डिस्कस करेंगे। फिर हम जानेंगे कि प्रकाश के उत्क्रमणीयता का भी सिद्धांत क्या होता है। पूरी तरीके से डिटेल में आज के इस वीडियो में इन दो टॉपिक पर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं यही कहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट सीरियस हैं अपने एग्जाम के प्रति, वो कॉपी पेन लेकर बैठेंगे। और केवल वीडियो देखना नहीं है दोस्त, आपको वीडियो के साथ साथ देखने के साथ साथ आपको नोट डाउन करते हुए, सीखते हुए, समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है ना? चलिए जी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। चैप्टर हमारा क्या है? 11th है। सॉरी 11th नहीं, 1 चैप्टर है हमारा क्लास 10th फिजिक्स का। मैं आपको बता दूं इस चैप्टर का ये 11th वीडियो है, मतलब 11th वीडियो है। इससे पहले हमने इस चैप्टर का 10 वीडियो बना दिया है। यदि आपने 10 वीडियो में बहुत सारे हमने टॉपिक कवर कर दिए हैं, यदि अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के पश्चात आप शुरू से बेसिक से आप स्टडी कीजिएगा, जिसका लिंक हमने फिजिक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। उस पर क्लिक करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं जी कि प्रकाश का अपवर्तनांक, मतलब अपवर्तनांक कहते किसे हैं जी, अपवर्तनांक कहते किसे हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है आपतन कोण की जया I, अपवर्तन कोण की जया R का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। अब हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंटों को याद भी हो गया होगा, अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको कुछ आया ही नहीं होगा। तो देखिए बात अगर आपने सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन यदि हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ाया था कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसका नियम भी हमने बताया था कि इसके 2 नियम होते हैं। तो यदि आपको ये जो 2 नियम हमने बताया है, इसका 2 नियम बताया था, एक प्रथम नियम एक द्वितीय नियम। अगर आपको द्वितीय नियम याद होगा तो भैया, द्वितीय नियम आपको याद है तो इसका मतलब भैया आपको अपवर्तनांक भी याद है, क्योंकि प्रकाश का जो अपवर्तन का जो द्वितीय नियम है ना, वही सेम टू सेम अपवर्तनांक का परिभाषा है। द्वितीय नियम क्या है? अपवर्तनांक का ही परिभाषा है, जिसमें हमने बताया है कि आपतन कोण की जया I, अपवर्तन कोण की जया R का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। बट हो सकता है कि आपने ये सब न पढ़ा हो, तो मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा, जिससे कि आपको फिर भी अगर अपवर्तन नहीं भी पढ़े हैं, नियम नहीं भी याद है, फिर भी याद हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। देखिए हमने क्या लिया था, एक बड़ा सा ये एक माध्यम हमने ले लिया था। एक ये माध्यम है, इसके ऊपर मान लेते हैं वायु माध्यम है और नीचे इसका मान लेते हैं जल माध्यम है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा विरल माध्यम है और ये हमारे लिए सघन माध्यम है। तो हमने क्या बताया था, हमने ये बताया था कि जब प्रकाश किरणें क्या होता है, जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आती हैं, विरल से सघन की ओर आएंगी, तो यहाँ पे जब माध्यम से टकराती हैं तो यहाँ पे एक अभिलंब हम खींच लेते हैं, एक इस प्रकार हम अभिलंब खींच लेते हैं। हमने क्या बताया कि जब प्रकाश किरणें विरल से सघन माध्यम की ओर आती हैं तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, अभिलंब की ओर इस तरीके से झुक कर चली जाती हैं। जबकि इसको जानना कैसे चाहिए था, इसको जानना तो ऐसे चाहिए था, परंतु अभिलंब की ओर झुककर ये क्या होती हैं, चली जाती हैं। प्रकाश किरणें इस तरीके से आती हैं, अभिलंब की ओर झुककर चली जाती हैं। यहाँ पे हमने क्या बताया था कि ये हमारा अभिलंब है। यहाँ पे हमने ये बताया था ये आपतित किरण है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसे हम I से प्रदर्शित करते हैं, और अभिलंब और अपवर्तन कोण के बीच एक कोण बनता है जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। ये सब हमने प्रकाश का अपवर्तन में पढ़ाया है। बस यहाँ पे हम यही बताना आपको चाहते हैं कि यहाँ पे I क्या है। तो कोण I का जो नाम है ना, इसको हम कहते हैं आपतन कोण। ठीक है, यहाँ पे जो R है ना, कोण R, इसका नाम है अपवर्तन
अपवर्तन कोण। तो यही दो नाम आपको याद रखना है, एक है आई आपतन कोण, एक है अपवर्तन कोण। अब मैं बता दूं अपवर्तनांक के लिए फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, साइन आई बटे साइन आर, ये अपवर्तन का फॉर्मूला है अपवर्तनांक का। जहां पे म्यू क्या है, म्यू है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक है। यहाँ पे आई क्या है, आई है, आई अगर आप देखें तो हमने क्या बताया था, आपतन कोण है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं आपतन कोण। आर क्या है, आर है अपवर्तन कोण, आर क्या है, अपवर्तन कोण। और साइन को हिंदी में हम कहते हैं जया, साइन को हिंदी में क्या कहते हैं, जया कहते हैं। तो अब बताइए, आप बोल सकते हैं ना, अपवर्तनांक का कोई परिभाषा पूछे तो आप कह देंगे आई क्या है, आपतन कोण, तो आप कहेंगे आपतन कोण की जया, साइन को जया कहते हैं, तो आप कहेंगे आपतन कोण की जया आई अपवर्तन कोण की जया आर का अनुपात, का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। सिंपल सा तो है, ये म्यू जो है ना, ये एक नियतांक है, कांस्टेंट मान है, नियत मान है, और इसी को हम अपवर्तनांक कहते हैं। तो एक बार और सुन लीजिए, आपतन कोण की जया साइन आई, मतलब आपतन कोण की जया आई अपवर्तन कोण की जया आर का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है ना, वही बात हमने लिखा है, आपतन कोण की जया आई अपवर्तन कोण की जया आर का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, इतना लिखने के बाद ये आप लिख लेंगे, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था हमारा अपवर्तनांक। अब हमने अपवर्तनांक जान लिया, अब यहाँ पे दो चीजें आपको जानना आवश्यक है कि अपवर्तनांक के प्रकार, अपवर्तनांक के प्रकार। तो अपवर्तनांक के कितने प्रकार होते हैं जी, अपवर्तनांक के दो प्रकार होते हैं, एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है ना, एक होता है सापेक्ष, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो चलिए अब इन दोनों के बारे में भी हम जान लेते हैं, अपवर्तनांक के प्रकार के बारे में भी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है अपवर्तनांक के प्रकार। तो इसके टू टाइप्स होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला है निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब है जैसे वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा जिससे आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाए। देखिए इधर हम पीछे लाते हैं तो देखिए हमने वायु ऊपर माध्यम लिया था, नीचे हमने कौन सा माध्यम लिया था, जल माध्यम। वायु को हम ए से दर्शाते हैं और जल को मतलब डब्ल्यू से, वाटर डब्ल्यू से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा माध्यम लिया गया था कि वायु के सापेक्ष हमने जल का अपवर्तनांक ज्ञात किया है। तो इसको कैसे लिखेंगे, वायु के सापेक्ष लिए गया है तो वायु को पहले लिखेंगे और म्यू लिखेंगे क्योंकि ये अपवर्तनांक है। तो वायु के सापेक्ष क्या होता है, कांच मतलब जल का अपवर्तनांक है। तो मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक लिखना है तो वायु को आगे लिखेंगे और जल को पीछे लिखेंगे और बीच में म्यू लिखेंगे। तो इसको क्या पढ़ेंगे, वायु के सापेक्ष जल का, मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, ये आप समझ गए। अगर मान लेते हैं कि जस्ट अपोजिट अगर हम रखते हैं, इसको ऊपर ले लेते हैं, वायु को ऊपर, जल, ये जो जल है इसको ऊपर और कांच को नीचे रखते हैं, और मान लेते हैं इसके सापेक्ष अगर लेना हो तो हम क्या कहेंगे, इसके सापेक्ष यदि हो तो हम डब्लू म्यू ए कह देंगे। इसका मतलब क्या कहेंगे, अगर आगे डब्लू हो गया तो अब आगे डब्लू को कहेंगे, डब्लू क्या है, जल है, तो जल के सापेक्ष क्या है, वायु का अपवर्तनांक, इस तरीके से बोलते हैं। तो यहाँ पे ये है ना जी, यहाँ पे वायु के ही सापेक्ष लेना है, ये हमें कहा जा रहा है।
मतलब वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। जैसे वायु के सापेक्ष होना चाहिए, जैसे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हो गया, वायु के सापेक्ष जैसे कांच का अपवर्तनांक हो गया, समझ रहे हैं। तो देखिए वायु के सापेक्ष आगे हमने हमेशा वायु रखा हुआ है, तो अगर आपने हमेशा आगे आपको वायु रखेंगे तभी जाकर, मतलब वायु के सापेक्ष ही जल का अपवर्तनांक है, वायु के सापेक्ष ही कांच का अपवर्तनांक है। तो मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे क्या मैं समझाना समझाना यही चाह रहा हूँ दोस्त, कभी भी निरपेक्ष अपवर्तनांक में वायु के सापेक्ष ही हम लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जल कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ऐसे ले लें, ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे हमें हमेशा ए ही लेना है, ठीक है ना। तो वही ए मतलब वायु, तो वायु के सापेक्ष किसी भी माध्यम का, चाहे वो जल हो, कांच माध्यम हो, कोई भी माध्यम चलेगा, परंतु आगे वायु के सापेक्ष ही लेना है। तो आज समझ गए होंगे वायु के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। सापेक्ष अपवर्तनांक का मतलब कि वायु या निर्वात के अलावा किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। इसका मतलब इसमें वायु कंफर्म था कि वायु के सापेक्ष ही लेना है, इसमें कह रहा है वायु या निर्वात के अलावा किसी अन्य माध्यम, तो वायु या निर्वात के अलावा इसमें कोई भी ले लेंगे, परंतु वायु नहीं लेंगे आगे। जैसे वायु या निर्वात के अलावा मतलब हमने कांच WμG हमने ले लिया, ठीक है। तो देखिए वायु के मतलब यहाँ पे वायु आगे नहीं है ना, तो वायु के अलावा कोई अन्य माध्यम लिया है, जैसे जल है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। जैसे और भी हम ले सकते हैं, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ले लिए। तो देखिए आगे अगर ए नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सापेक्ष अपवर्तनांक है। जैसे और भी हम ले सकते हैं कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो देखिए वायु आया है परंतु सापेक्ष नहीं है, अपवर्तनांक में आया है। आगे अगर वायु होता तब ये एग्जाम्पल नहीं होता। तो कांच के सापेक्ष जल का वायु का अपवर्तनांक हो गया। जैसे हम ये भी लिख सकते हैं WμA लिख सकते हैं, मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो वायु या निर्वात के अलावा कोई भी अन्य माध्यम यहाँ पे चलेगा, तो वही लिखा गया वायु या निर्वात के अलावा किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत बेहतर जी, बहुत बेहतर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। अब प्रकाश की उत्क्रमणीयता का क्या सिद्धांत होता है ये भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत यहाँ पे लिखा गया है। क्या लिखा गया है एक बार मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। लिखा गया है प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात यदि प्रकाश के मार्ग को विपरीत कर दी जाए तो प्रकाश किरणें उसी मार्ग का अनुसरण करती हैं जिस मार्ग से आई हुई होती हैं। ये है जी प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ कि मुझे लगता है कि भैया एक बार पढ़ने में थोड़ी ना याद हो जाएगा, तो कोई बात नहीं है दोस्त, हम आपको याद कराएंगे और वो भी फिगर से। तो बात को समझिएगा, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत का मतलब क्या है दोस्त। मतलब यहाँ पे ये है ना, मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगा, थोड़ा सा छोटा ही फिगर बनाकर समझा रहा हूँ। मतलब यहाँ पे ये है, मतलब यहाँ पे ये है दोस्त, जैसे ये एक माध्यम हो गया, ये हमने मान लिया कि ये विरल माध्यम है, ये हमने मान लिया सघन माध्यम है। विरल सघन मतलब समझ रहे हैं ना कि ये वायु माध्यम है और ये हमने मान लिया जल माध्यम है। वायु एयर हो गया, जल मतलब वाटर हो गया। तो जब विरल माध्यम ऊपर हो और सघन माध्यम नीचे हो, तो जैसे ये प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती हैं, तो अपवर्तन में होता क्या है दोस्त, होता यही है ना कि यहाँ पे एक हम अभिलंब खींचते हैं। और जब ऐसा होता है कि जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती हैं, तो ये क्या होता है, अभिलंब की ओर झुककर चली जाती हैं। अभिलंब की ओर इस तरीके से झुककर चली जाती हैं, ठीक है ना, इस तरीके से अभिलंब से झुककर होकर चली जाती हैं। जबकि इसको जाना कैसे चाहिए था,
जबकि इसको जाना ऐसे चाहिए था, जबकि इसको जाना ऐसे चाहिए था। ठीक है ना, ये हम बात जानते हैं। ये अभिलंब है जिसको एल से प्रदर्शित कर रहे हैं, ये आपतित किरण है। ठीक है ना, ये अपवर्तित किरण है, ये सब नाम आपको पता ही है। ये क्या है, आपतित किरणें, ये क्या है, अपवर्तित किरण है। यहां पे हम जानते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में एक कोण बनता है जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ये हमने प्रकाश के अपवर्तन में इतना टॉपिक पढ़ा हुआ है, पहले से हम जानते हैं। अब यहाँ पे ये बातें कहा गया कि यहाँ पे कौन सी घटना हो रही है, यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन की घटना हो रही है। प्रकाश की मतलब प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, यहाँ पे प्रकाश की अपवर्तन की घटना हो रही है ना। तो हम यही कह रहे हैं कि प्रकाश के मतलब प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत में ये बताया गया कि यदि प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात, जहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन हो गया है उसके पश्चात यदि इस प्रकाश के मार्ग को विपरीत किया जाए, विपरीत का मतलब समझ रहे हैं, इसको उल्टा किया जाए। विपरीत करने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पे प्रकाश के मार्ग में एक हमने यहाँ पे उत्तल लेंस लगा दिया, एक हम यहाँ पे कौन सा लेंस लगा देते हैं, एक कोई भी यहाँ पे हमने लेंस लगा दिया, एक कोई भी हमने यहाँ पे मान लेते हैं लेंस नहीं मतलब दर्पण यहाँ पे हमने कोई लगा दिया, दर्पण। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, कोई भी दर्पण लगा देते हैं, दर्पण, समतल दर्पण ही मान लेते हैं, लगा देते हैं। तो यदि यहाँ पे हम समतल दर्पण लगा देते हैं तो दर्पण का खासियत क्या है जी, दर्पण क्या होता है, दर्पण की खासियत ही होता है कि प्रकाश किरणें अगर आ रही हैं तो अगर दर्पण से टकराएंगे तो तुरंत इस तरीके से परावर्तित हो जाएंगे। तो इसमें होता यह है ना कि जब इस दर्पण को 90 डिग्री पर, 90 डिग्री के कोण पर रखते हैं तो ये जो प्रकाश किरणें हैं पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं जिस मार्ग से आई हुई होती हैं। जैसे ये इस तरीके से गई और फिर से यहाँ से, ऐसे नहीं कि इसके सीधे से ये निकल गई, ऐसा नहीं है, फिर से उसी मार्ग से ये वापस चली गई जिस मार्ग से ये आई हुई थी। समझ रहे हैं? तो इसी को हम प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। तो हम यही परिभाषा कह रहे हैं कि प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात यदि प्रकाश किरण के मार्ग को विपरीत किया जाए, प्रकाश किरणों के मार्ग को विपरीत किया जाए मतलब अपोजिट किया जाए, तो प्रकाश उसी माध्यम का, उसी मार्ग का अनुसरण करता है जिस मार्ग से वो आया हुआ होता है। मतलब प्रकाश उसी मार्ग का अनुसरण करेगा, पालन करेगा जिस मार्ग से ये आया हुआ था। बात समझ रहे हैं बाबू? देखिए, मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी कि आप रट कर याद करें, मैं चाहता हूं कि आप समझ कर याद करें, इसलिए मैं फोकस कर रहा हूं। एक बार और सुन लीजिए, समझ लीजिए। हम यही कहेंगे, प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण के मार्ग को विपरीत करने पर प्रकाश किरणें उसी मार्ग का अनुसरण करती हैं जिस मार्ग से आई हुई होती हैं। वही बात यहाँ पे लिखा गया है, प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात यदि प्रकाश के मार्ग को विपरीत किया जाए, यदि प्रकाश के मार्ग को विपरीत किया जाए इस दर्पण की सहायता से विपरीत किया जाए, तो प्रकाश किरणें उसी मार्ग का अनुसरण करती हैं। तो प्रकाश किरणें उसी मार्ग का अनुसरण करती हैं जिस मार्ग से वो आई हुई होती हैं। इसी मार्ग से आई थी, उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। तो मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। ये था हमारा सिद्धांत। अब हम इस सिद्धांत को थोड़ा सा प्रूफ करेंगे। यहाँ पे हमें क्या मिलता है इसको भी हम जान लेते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, यदि हम यहाँ पे एक गणना हम करके एक फॉर्मूला हम निकालते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। यदि यहाँ पे हमने वायु लिया है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे थे, तो यहाँ पे एक हम गणना करते हैं कि एक फॉर्मूला हमें मिल जाए। तो यहाँ से हमें देखिए, यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो यदि वायु के
सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक देखें तो वायु के सापेक्ष क्या हो जाएगा, जल का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर हमने पढ़ा हुआ है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक में वायु के सापेक्ष है तो साइन आई बटे साइन आर हम ले लेंगे। तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वायु के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक के लिए। तो इसको हम समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं। अब हम जस्ट इसका अपोजिट ले लेते हैं। अब हम जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ले लेते हैं। इसका अगर अपोजिट करें तो हम लिख देते हैं जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो ये क्या हो जाएगा, ये W म्यू ए हो जाएगा। जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये भी अपोजिट हो जाएगा इसका, साइन आर बटे साइन आई हो जाएगा। जब इसको हमने उल्टा कर दिया तो ये भी उल्टा अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये मिल गया, ठीक है ना, ये हमें मिल गया। इसको समीकरण 2 कर लेते हैं। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हम देख रहे हैं, तो अब हम क्या कर देते हैं, समीकरण फर्स्ट में सेकेंड से भाग देने पर अब हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में सेकेंड से भाग देते हैं, भाग नहीं गुणा करा लेते हैं जी, भाग से नहीं होगा, हम गुणा करा लेते हैं। गुणा कराने पर अगर हम गुणा कराते हैं तो देखिए क्या मिलता है। ये सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ए म्यू डब्लू इंटू क्या हो जाएगा, डब्लू म्यू ए, तो डब्लू म्यू ए हो जाएगा। और इसका गुणा इसके साथ, तो ये पहले साइन आई बटे साइन आर और गुणे क्या हो जाएगा, साइन आर बटे साइन आई हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए इस साइन आर से ये साइन आर कैंसिल, इस साइन आई से ये साइन आई कैंसिल। तो अब बचा क्या यहाँ पे दोस्त, अब यहाँ पे बचा क्या, अब यहाँ पे बचा क्या, ए म्यू डब्लू, तो ए म्यू डब्लू इंटू डब्ल्यू म्यू ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा समीकरण मिला ना, यही समीकरण प्रकाश की उत्क्रमणीयता के लिए याद रखेंगे। यह क्या कहा गया है यहाँ पे कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक का गुणनफल 1 के बराबर होता है। और यदि हम इसको अगर हम इधर भेज देते हैं, इसको अगर हम इधर भेज देते हैं तो ए म्यू डब्ल्यू इक्वल टू 1/W म्यू ए हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा समीकरण ये भी मिल जाता है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जो होता है वो जल के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कुछ नहीं जी, आपको ज़्यादा ना समझ में आए ना, यहाँ तक आपको ये डेरिवेशन कर देना है, तब आपको फुल 5 नंबर मिल जाएंगे। ये 5 मार्क्स का पूछा गया क्वेश्चन है जी। चलिए तो पहले स्क्रीनशॉट आप ले लें। चलिए जी, चलिए बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ तक आप वीडियो में बने रहें और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो टॉपिक है बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स का लिंक है, केमिस्ट्री का लिंक है, आप जाइए उस लिंक पर क्लिक करके अपनी अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से स्टडी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।